हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अध्ययन किया था, जिसमें हमने उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर तथा एक साधन को परिवर्तनशील मानकर हमने उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया था। अब हम ऐसे उत्पादन फलन की बात करते हैं जब उत्पादन के दो साधन परिवर्तनशील हैं। उत्पादन फलन में दो साधन परिवर्तनशील होने पर और साधनों के संयोगों की दृष्टि से उत्पादन के संतुलन की व्याख्या करने के लिए समोत्पाद वक्रों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमने तटस्थ वक्रों का इंडिफरेंस कर्व्स का अध्ययन किया था, उसी प्रकार उत्पादक के संतुलन का अध्ययन करने के लिए समोत्पाद वक्रों का प्रयोग किया जाता है। समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर समोत्पाद अनुसूची दी हुई है। मान लीजिए उत्पादन की 100 इकाइयाँ हमें उत्पन्न करनी है, तो उन 100 इकाइयों को उत्पन्न करने के लिए उत्पादक श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग काम में ले सकता है। यहाँ इस अनुसूची में हमने प्रथम कॉलम में संयोग दिखाए हुए हैं, द्वितीय कॉलम में हमने श्रम लिया है, उसके बाद हमने पूंजी साधन लिया है, और जो अंतिम कॉलम है उसमें तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर दिखाई गई है। 100 इकाई उत्पादन करने के लिए उत्पादक 1 इकाई श्रम और 12 इकाई पूंजी का उपयोग कर सकता है, या वह इस डी कॉम्बिनेशन पर 4 इकाई श्रम और 3 इकाई पूंजी का उपयोग कर सकता है और उत्पादन की 100 इकाइयाँ उत्पन्न कर सकता है। विद्यार्थियों, इस तालिका को देखने पर आप यह देख सकते हैं भली भांति कि जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ाई जा रही है, पूंजी की मात्रा घटाई गई है। यानी उत्पादन की 100 इकाइयों को उत्पन्न करने के लिए यदि उत्पादक श्रम की मात्रा को ज़्यादा काम लेता है, तो वह पूंजी की कम इकाइयाँ काम में ले रहा है। इस तालिका से एक बात और स्पष्ट हो रही है कि श्रम की हर एक अगली इकाई को बढ़ाने के लिए पूंजी की छोड़े जाने वाली मात्रा कम होती जा रही है, जिसको हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के रूप में व्यक्त करते हैं। ए से बी संयोग पर जाने पर जो उत्पादक है वह श्रम की 1 इकाई बढ़ाता है, लेकिन पूंजी की 4 इकाइयाँ वह कम कर देता है। बी से सी संयोग पर जाने पर जो उत्पादक है वह श्रम की 1 इकाई बढ़ाता है और पूंजी की 3 इकाई कम कर देता है। इसका मतलब ये है कि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई के लिए जो पूंजी उत्पादन का जो साधन है उसकी छोड़ी गई मात्रा कम और कम होती जा रही है, जिसे हम घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो विद्यार्थियों, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल फॉर के, जिसका मतलब है कि साधन श्रम की साधन पूंजी के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ है कि साधन श्रम की 1 इकाई बढ़ाने पर पूंजी की कितनी इकाइयाँ कम की जाती है, जिससे उत्पादन समान रहे। यानी समोत्पाद वक्र के किसी बिंदु पर जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वह हम उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से व्यक्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस तालिका को हम
एक चित्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। उस चित्र को हम समोत्पाद वक्र उसमें हम ड्रॉ करेंगे। इसको आप अगले इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस अगली स्लाइड में, कि हमने ओ एक्स अक्ष पर श्रम लिया है, ओ वाई अक्ष पर हमने पूंजी ली है, और जो तालिका में दिखाए गए संयोग हैं उनको यहाँ पर हमने व्यक्त किया है। कि एक संयोग ये हो सकता है जहाँ पर श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 12 इकाई लगाई जा रही हैं। एक संयोग ये है, एक संयोग ये है। इन सभी संयोगों से जो प्राप्त उत्पादन है वह समान है, इसीलिए इसको सम उत्पाद वक्र कहा जाता है या समोत्पाद वक्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसको आइसोक्वांट या आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, जो हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की बात कर रहे थे, हम उसको अगले इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसा कि ये आई आपको दिख रहा है, ये आइसो प्रोडक्ट कर्व है। इसके ए बिंदु पर यदि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर देखनी है तो इस ए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ए बिंदु पर एम एन स्पर्श रेखा खींची गई है, और बी बिंदु पर यदि MRTS ज्ञात करनी है तो ये RS रेखा खींची गई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं MN रेखा का जो स्लोप है वह ज़्यादा है, और RS रेखा का जो स्लोप है, ढाल है, वह कम है। ए बिंदु पर MRTS ज़्यादा है और बी बिंदु पर MRTS कम है। तो यह तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, जिसको हम ज्यामितीय विधि से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आइसोक्वांट और इंडिफरेंस कर्व में एक मूलभूत अंतर है, क्योंकि हमने जब उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया था तब हमने तटस्थता वक्र की जब बात की थी तो हमने बताया था कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, और समोत्पाद वक्र उत्पादन के साधनों के ऐसे संयोगों को बताता है जिनसे उत्पादक समान मात्रा में उत्पादन कर पाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ तटस्थता वक्र पर हम उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को इकाइयों में व्यक्त नहीं कर सकते, वहीं समोत्पाद वक्र में हम जो उत्पादन की मात्रा है उसको हम इकाइयों में, भौतिक इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर जो समोत्पाद वक्र दिया हुआ है वहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि यह 50 इकाई उत्पन्न करने के लिए समोत्पाद वक्र है, जिस पर ए और बी दो संयोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। उत्पादक चाहे तो ए संयोग अपना सकता है या चाहे तो बी संयोग अपनाकर 50 इकाई उत्पादन कर सकता है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समोत्पाद वक्र और तटस्थता वक्र में याद रखना चाहिए। हालांकि तटस्थता वक्र और समोत्पाद वक्र दोनों का जो शेप है, आकृति है, वह एक जैसी दिखाई दे रही है आपको। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात और आपको बतानी है कि समोत्पाद वक्र है उसमें आप देख रहे हैं कि समोत्पाद वक्र में इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ ये ए बिंदु से ऊपर जो समोत्पाद वक्र है ये आगे मुड़ गया है, और यहाँ ये बी बिंदु से आगे भी समोत्पाद वक्र ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो यहाँ पर ये सैद्धांतिक दृष्टि से समोत्पाद वक्र की आकृति इस प्रकार हो सकती है कि वह अपने दोनों किनारों पर ऊपर की ओर उठता हुआ हो सकता है। लेकिन विद्यार्थियों, जो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो समोत्पाद वक्र का ए से लेकर बी तक का जो रीजन है, एरिया है, वही आर्थिक क्षेत्र होता है। क्योंकि यदि हम ए से सी की तरफ जाते हैं तो समान 50 इकाइयाँ उत्पन्न करने के लिए हमें सी बिंदु पर
साधन श्रम और साधन पूंजी दोनों की मात्राएं बढ़ानी पड़ती हैं। तो ए बिंदु से आगे सी की तरफ जाते समय वाई साधन जो है उसकी सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है, और इधर बी से जब हम डी की तरफ जाते हैं तो एक्स साधन की सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है। बी से आगे जाने पर एक्स साधन की मात्रा बढ़ाने पर हमें साथ के में जो एक्स साधन जो हमारा श्रम है उसकी मात्रा बढ़ाने पर पूंजी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। इसलिए उत्पादक जो है वो बी से आगे और ए से आगे, ए से आगे सी तक और बी से आकर आगे डी तक उत्पादन नहीं करेगा। उसके लिए जो आर्थिक क्षेत्र है, उत्पादन का जो निर्णय क्षेत्र है वह ए से ले तक बी तक ही है। और हालांकि सैद्धांतिक रूप से जो समोत्पाद वक्र है वह इस प्रकार का किनारों पर ऊपर की ओर उठता हुआ हो सकता है। तो व्यवहार में जो जो समोत्पाद वक्र है, जो उत्पादक के लिए आर्थिक क्रिया का क्षेत्र के लिए जो समोत्पाद वक्र है वह इस प्रकार का ऋणात्मक स्लोप वाला ही होता है। अब विद्यार्थियों हम इसके बाद समोत्पत्ति मानचित्र की बात करते हैं। जो आइसोक्वांट मैप है उसकी हम बात करते हैं। आइसोक्वांट मैप इंडिफरेंस मैप की तरह ही एक से अधिक समोत्पत्ति वक्रों का समूह होता है। या इस डायग्राम में हमने समोत्पत्ति वक्र, 4 समोत्पत्ति वक्र दिखाए हुए हैं। एक्स अक्ष पर श्रम है, वाई अक्ष पर पूंजी आप देख ही रहे हैं, पूंजी साधन दिखाया हुआ है। 20, 40, 60 और 80 इकाइयों के लिए 4 समोत्पाद वक्र दिखाए गए हैं। इन समोत्पाद वक्रों पर, एक समोत्पाद वक्र पर उत्पादन के विभिन्न संयोग हो सकते हैं, साधन संयोग हो सकते हैं। जैसे ये 20 इकाई उत्पादन करने के लिए डी संयोग है, और भी संयोग हो सकते हैं। और यदि जो उत्पादक है वो 20 से अधिक इकाइयाँ उत्पन्न करना चाहता है तो उससे ऊपर दाहिनी ओर वह मूवमेंट करेगा, दाहिनी ओर अग्रसर होगा। तो ये समोत्पाद मानचित्र है। अब इसके बाद हम एक बात और स्पष्ट आपको कर दें कि समोत्पाद वक्र पर, किसी एक समोत्पाद वक्र पर उस समोत्पाद वक्र पर स्थित, जो किसी एक समोत्पाद वक्र पर स्थित विभिन्न बिंदु हैं, उन पर साधन अनुपात है वो बदल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये आपको 2 लाइन दिखाई दे रही हैं, ओ ए और ओ बी, ये हम इनको रे कह सकते हैं या किरण कह सकते हैं, जो मूल बिंदु से खींची गई हैं, विभिन्न समोत्पाद वक्रों से को काटती हुई गुजर रही हैं। तो विद्यार्थियों आप इस बात को नोट करें कि एक समोत्पाद वक्र पर उत्पत्ति की मात्रा स्थिर रहती है, लेकिन जो साधन का अनुपात है वह परिवर्तनशील होता है। जैसे इस 100 इकाई उत्पन्न करने के लिए जो ये समोत्पाद वक्र है उसके एम बिंदु पर साधन संयोग अलग होगा, और जो सी बिंदु है उस पर साधन संयोग अलग होगा। दोनों पर साधन अनुपात अलग अलग है, लेकिन दोनों साधन संयोगों से समान इकाई उत्पन्न हो रही है उत्पादन की। लेकिन यदि हम किरण ओ ए के सहारे चलते हैं तो जो एम आर और जो ये ए पॉइंट है, इन पर साधन संयोग, जो साधन अनुपात है वह स्थिर रहता है, लेकिन उत्पत्ति की मात्रा परिवर्तनशील है। एम संयोग पर 100 इकाई उत्पादन हो रहा है, आर संयोग पर 200 इकाई उत्पादन हो रहा है, और ए संयोग पर 300 इकाई उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम ओ बी रे की तरफ जाते हैं तो ये ओ बी रे पर साधन अनुपात ओ ए किरण से साधन अनुपात भिन्न है, अलग है। जबकि
जो बी सी और एस और बी, ये जो विभिन्न बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन बिंदुओं पर समान साधन अनुपात है और इन पर जो होने वाला उत्पादन है वो अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि एक समुत्पाद वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर साधन अनुपात भिन्न भिन्न होता है और उत्पत्ति की मात्रा समान प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम, जैसे यहाँ पर ओ एक किरण दिखाई दे रही है, इस किरण पर साधन अनुपात समान है, साधन अनुपात स्थिर है और उत्पत्ति की मात्रा अलग अलग है। तो ये बात भी आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम इसके बाद समोत्पाद वक्रों की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, समोत्पाद वक्र की विशेषताएं बहुत कुछ तटस्थ वक्रों के समान ही मिलती जुलती हैं। मैं इन विशेषताओं को एक बार आपको बोल देती हूँ, आप इसको नोट करें, फिर हम इसको डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। कि पहली बार समोत्पाद वक्रों का जो ढाल है, जो स्लोप है, वह ऋणात्मक होता है, पहली विशेषता। अब हम इस पहली विशेषता को इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि जो समोत्पाद वक्र है उनका ढाल ऋणात्मक है। समोत्पाद वक्र ए, बी और सी जो डायग्राम दिखाए हुए हैं, समोत्पाद वक्र इस प्रकार के नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ए से बी बिंदु पर जाने पर या तो दोनों साधनों की या एक साधन की मात्रा अवश्य बढ़ रही है और ऐसा होने पर उत्पादन समान नहीं होगा। और इसलिए यहाँ हमारा जो ये डी पार्ट है, ये समोत्पाद वक्र की आकृति होती है, जिसमें ए से बी बिंदु पर जाने पर एक साधन की मात्रा बढ़ती है तो दूसरे साधन की मात्रा घटती है। इसलिए समोत्पाद वक्र का जो ढलान है वह ऋणात्मक होता है, यानी ये नीचे दाहिनी ओर झुकते हैं। समोत्पाद वक्र की जो दूसरी विशेषता है वह है कि यह मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। इसको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर हैं, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ए से बी बिंदु पर जा रहे हैं, बी से हम सी पर जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि श्रम की अतिरिक्त मात्रा के लिए पूंजी की छोड़ी गई मात्रा कम और कम होती जा रही है। यानी जो ए एस दूरी है वह ज़्यादा है बी आर से और बी आर दूरी ज़्यादा है सी टी से। यानी यहाँ पर जो MRTS है, तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वह घटती हुई है और इस घटती हुई MRTS के कारण ही जो समोत्पाद वक्र हैं वह मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। यानी जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वह घटती हुई होती है, इसलिए ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद हमारी अगली विशेषता है कि दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। हमने जो तीसरी विशेषता हम देख रहे हैं कि दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते, इसको हम इस डायग्राम के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको कि दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि दो समोत्पाद एक दूसरे को इसलिए नहीं काट सकते कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जो IQ समोत्पाद वक्र है उससे ऊपर IQ1 है। IQ कम उत्पादन मात्रा को दिखाएगा, IQ1 ज़्यादा को दिखा रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर आके कहने का मतलब है कि समान उत्पत्ति को एक ही साधन संयोग से उत्पत्ति की मात्रा अलग अलग प्राप्त हो रही हैं, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि हम
इस विश्लेषण में हमारे ये भी मान के चलते हैं कि तकनीक स्थिर है और तो एक ही साधन संयोग से अलग अलग मात्राएं संभव नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए जो दो समुत्पाद वक्र हैं वो एक दूसरे को नहीं काट सकते। विद्यार्थियों, हमने अभी ये विशेषता देखी तटस्थ वक्र की, समुत्पाद वक्र की। इसके बाद हम अगली विशेषता लेते हैं कि दो समुत्पाद वक्रों के बीच में अनेक समुत्पाद वक्र हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि यदि हमने 100 इकाई मात्रा को व्यक्त करने वाला समुत्पाद वक्र बनाया है, दूसरा 200 इकाई को व्यक्त करने वाला समुत्पाद वक्र बनाया है, तो उन दोनों के बीच में और भी समुत्पाद वक्र हो सकते हैं, जो मान लीजिए कि 150 इकाई को व्यक्त करे, 180 इकाई उत्पादन मात्रा को व्यक्त करे, तो वो समुत्पाद वक्र 100 और 200 उत्पादन मात्रा के बीच स्थित समुत्पाद वक्र होंगे। इसके अलावा इसकी जो अगली विशेषता है कि एक समुत्पाद वक्र दूसरे के ऊपर दाईं ओर उत्पादन के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। ये हमने जो आइसोक्वांट मैप है उसमें भी हमने देखा कि ऊंचा वाला समुत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को व्यक्त कर रहा था। इसके अलावा विद्यार्थियों, एक बात और कि हमने देखा था कि जो समुत्पाद वक्र हैं वह मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। लेकिन इस विशेषता के लिए दो अपवाद भी कहे जाते हैं कि जब साधनों के बीच में पूर्ण स्थानापन्नता हो, यानी एक साधन की जगह दूसरा साधन पूर्ण रूप से काम लिया जा सकता हो, वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हों, तो उस स्थिति में जो समुत्पाद वक्र है वह सरल रेखा के रूप में होता है। हम इसको एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है कि जहाँ पर साधनों के बीच पूर्ण स्थानापन्नता की स्थिति में समुत्पाद वक्र दिखाया गया है। 100 इकाई, 200 इकाई और 300 इकाई के लिए जो समुत्पाद वक्र हैं वो दिखाए गए हैं और आप देख सकते हैं ये सरल रेखा के रूप में हैं। और इसमें जो तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वह स्थिर होगी, यानी इन समुत्पाद वक्र के किसी बिंदु पर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर है, इसलिए ये समुत्पाद वक्र एक सरल रेखा के रूप में है। विद्यार्थियों, एक स्थिति और हो सकती है जहाँ पर हमारा समुत्पाद वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर नहीं होता, और वहाँ पर जो अगली स्थिति है वह है कि जब उत्पादन के साधन एक स्थिर अनुपात में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे स्थिर अनुपात वाले जो उत्पादन फलन हैं उसमें जो साधन एक दूसरे के पूर्ण पूरक होते हैं, यानी जैसे हम एक कार है, एक कार के साथ एक ड्राइवर चाहिए, तो 2 कार हैं तो 2 ड्राइवर चाहिए, तो यानी जो साधन हैं वो स्थिर अनुपात में प्रयुक्त किए जाते हैं। उस स्थिति में जो समुत्पाद वक्र है वह आपको दिखाई दे रहा है, वह समकोण है, यानी एल शेप में है। 100 इकाई, 200 इकाई, 300 इकाई के ये 3 समुत्पाद वक्र हमें दिए हुए हैं, और इसमें जो उत्पादन के लिए जो ए, बी और सी ये जो पॉइंट्स हैं वही पॉइंट उत्पादक के लिए उपयुक्त हैं। उसके अलावा और पॉइंट्स जो संयोग हैं वह उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार के समुत्पत्ति वक्रों को हम लियोनटिफ आइसोक्वांट भी कहते हैं, क्योंकि W लियोनटिफ ने अपने इनपुट आउटपुट एनालिसिस में इनका सर्वप्रथम प्रयोग। तो विद्यार्थियों, ये
समोत्पाद वक्रों की विशेषताएं हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। हमने देख ली हैं सारी विशेषताएं समोत्पाद वक्रों की और अगले वीडियो में आगे हम उत्पादक के संतुलन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।